नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। समस्तीपुर के विभूतिपुर में ज्वेलरी की दुकान से 20 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। अपराधियों ने दुकान से 15 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना लूटा है। इसके अलावा 25,000 रुपए कैश भी अपने साथ ले गए। बताया जा रहा है कि अपराधी 6 की संख्या में आए थे और हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए गहने की लूट की गई है ज्वेलरी दुकान से। यही वो ज्वेलरी का दुकान है जिसमें 6 की संख्या में अपराधी पहुंचे और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। 15 किलो चांदी और 300 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि 20 लाख रुपए गहने की लूट की गई है, जिसमें 15 किलो के चांदी और 300 ग्राम सोना शामिल है और 6 की संख्या में अपराधी यहां पहुंचे थे। लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। वो लड़का ग्रामीण जो है वो भी पीछे से आ रहा था। उसके पता नहीं उसको गन पॉइंट पर लिया कैसे, लेकिन हमको जब ये दो लड़का ग्रामीण आया उसके बाद सीधा गन निकाल के हम पर गन पॉइंट पर लेकर और तिजोरी खुलवाना स्टार्ट कर दिया, दराज सब भिजवाना स्टार्ट कर दिया। सामान एक एक करके सब निकाल के बैग में रखना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब बाहर निकला तो और मुकेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या अपडेट है? क्या अब तक कुछ सुराग मिल पाया? जी, लूट की घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी जो आसपास लगे हुए थे उसे खंगालने में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात है जो ग्राहक के बेस में वहां पे ज्वेलरी दुकान पर ये लुटेरे पहुंचे थे और ब्रेसलेट दिखाने की बात थी। और जब दुकानदार उन्हें ब्रेसलेट दिखाने के लिए मुड़े तो जो और भी ग्राहक वहां पहले से मौजूद थे उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और सभी को एक तरह से बंधक बना लिया। और उसके बाद जितने भी वहाँ ज्वेलरी थे उन्हें बैग में भर के वहां से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और ये दावा जरूर किया जा रहा है पुलिस की तरफ से जो इस घटना का खुलासा जल्द कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इसी विभूतिपुर थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले बंधन बैंक में भी लूट हुई थी, उस मामले में भी पुलिस के द्वारा अब तक कुछ भी नहीं किया जा सका। उस मामले में भी खुलासा उसके बाद लगातार ये दूसरी लूट की बड़ी वारदात विभूतिपुर थाना क्षेत्र में हुई है और ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इन दोनों वारदातों का खुलासा करना। जहाँ पर लूटपाट की गई है जिस ज्वेलरी दुकान में, इलाका कैसा है वहाँ पर? जी, ये काफी भीड़ भाड़ वाली इलाका है और यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही। तो जो विभूतिपुर क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र और शिवनाथपुर गांव भी काफी सघन गांव है और उस जो चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। समस्तीपुर में आपसी विवाद में जमकर लाठी डंडे चले हैं। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर के है, जहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद में अचानक मारपीट शुरू हो गई। दोनों तरफ से लोग लाठी डंडे लेकर एक दूसरे पर टूट पड़े। करीब 20 मिनट तक दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई, जिसमें 8 लोग जख्मी हुए हैं। सभी को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बेगूसराय में डाक पार्सल लिखी वैन से करीब 25 लाख की शराब बरामद की गई। पुलिस ने इस मामले में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्पाद विभाग को खबर मिली थी कि डाक पार्सल लिखे एक वैन से शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। NH 31 पर वैन को रोककर तलाशी ली गई, साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक बंद घर से लाखों रुपए के सामान की चोरी कर ली। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के कोल्हुआ पैगंबरपुर का है। घर के लोग बाहर गए हुए थे और इसी बीच चोर खिड़की का ग्रिल तोड़कर घर में दाखिल हो गए और करीब 3 लाख के गहने की चोरी कर फरार हो गए। चोरी की तस्वीरें CCTV में कैद हो गई हैं, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। ये चोरों के द्वारा जो है सो मतलब ग्रिल तोड़ करके और घर में घुस करके ये चोरी का मामला है। जेवरात वगैरह उन्होंने मतलब जो भी था सो ले गए। कितने लाख के रहे होंगे सामान? लगभग 3 लाख के आसपास का सामान था। रात में हम लोग गेट उट बंद करके सोए हुए थे। रात में ग्रिल काट के गेट के झिटकिली सब तोड़ के अंदर घुस गया है। अलमारी के तोड़ ताड़ के सब सामान गहना गुड़िया जो था सर लॉकर में का। हाँ, आवेदन अज्ञात के विरुद्ध इनके द्वारा थाना
में दिया जाएगा। आज कौन सा जगह पर हुआ है? कोलवा पैगम्बर को अशोक विहार कॉलोनी में इनका आवास है। खबर पटना से है, जहां मद्य निषेध विभाग में सिपाही के पद पर तैनात आशुतोष कुमार रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया है और 1 नवंबर को आशुतोष अपने किसी एक दोस्त के घर गया से निकला था। उसके बाद से सिपाही आशुतोष घर नहीं लौटा है। उसका मोबाइल नंबर भी लगातार बंद आ रहा है। परिजनों ने थक हार कर फुलवारी थाने में उसकी गुमशुदगी का केस दर्ज करवाया, लेकिन अपने ही विभाग के सिपाही की खोजबीन करने में पटना पुलिस असमर्थ है। घटना के 48 घंटे से ज्यादा के समय बीत चुके हैं, लेकिन सिपाही की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। उन्होंने एक फुलवाड़ी में अपना एक फ्लैट खरीदा था, तो उसी के बगल वाले फ्लैट को बहन को दिलवाने के लिए बोले कि हम तुमको फ्लैट दिलवा देते हैं, रजिस्ट्री करवाइए, जो भी फर्स्ट स्टेज होता है वो करवा देते हैं हम आपका। तो उसी को बोल के निकले हैं। उसके बाद 12:30 पे एक और कॉल किया है बहन को कि तुम्हारा काम करवा के हम घर आ रहे हैं। उसके बाद से मोबाइल स्विच ऑफ है, कंटिन्यूस, कोई अता पता नहीं। उसके बाद क्या लगता है आपको? समझ ही नहीं आ रहा भैया, एकदम बिल्कुल कहाँ गया भैया, ऐसा कुछ करता ही नहीं रहा आज तक। मधुबनी में खादी ग्राम उद्योग कभी हजारों परिवारों के रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन पिछले 3 दशक से मधुबनी खादी ग्राम उद्योग परिसर में वीरानी पसरी हुई है। करीब 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्राम उद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। सुपौल में एक बार फिर से बड़ा घोटाला सामने आया है और इस बार मनरेगा में पशु शेड के नाम पर लाखों का घोटाला हुआ, जहां बिना शेड निर्माण के ही निर्माण कंपनी को लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। अब घटिया सामग्री के इस्तेमाल से कई जगहों पर निर्माण कार्य शुरू किया गया है। अधिकारियों, ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मनमानी और मिली भगत से घोटाले की योजना बन चुकी मनरेगा में एक बार फिर बड़ी धांधली सामने आई है। सुपौल में राघोपुर प्रखंड के देवीपुर पंचायत में लाभुकों की जानकारी के बिना 25 पशु शेड के लिए 35 लाख का भुगतान छाया इन्फोकॉम नाम की कंपनी को कर दिया गया, जबकि धरातल पर 1 दर्जन से अधिक पशु शेड की अब तक नींव भी नहीं पड़ी है। और जब घोटाले के खेल का खुलासा हुआ तो आनन फानन में घटिया सामग्री के इस्तेमाल से काम शुरू कराया गया है। काम किसी भी जगह पर पूरा नहीं हुआ, लेकिन सवाल उठता है कि किस वाउचर के आधार पर छाया इन्फोकॉम को इस तरह लाखों रुपए का भुगतान हुआ और किन फर्जी मजदूरों को दिखाकर इस तरह का गोलमाल किया गया। लेकिन जब ये मामला उजागर होने की कगार पे आया तो आनन फानन में विभाग ने घटिया निर्माण सामग्रियों की बदौलत काम करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह 3 नंबर का ईंट है और ये लोकल बालू है जो यहाँ की कोसी की नदी से निकलती है, जो महज 600 या 800 रुपये टेलर के हिसाब से आती है, और जबकि विभाग में इस तरह का जो बिल लगा होगा वो सोनसेन बालू का लगा होगा। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी मिलीभगत और इतने बड़े घोटाले में जब ये उजागर हुआ तब आनन फानन में काम शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले इस तरह का कितना घोटाला सामने आया होगा कि लोगों के नाम पर राशि उठ गया होगा और लोगों को इसकी जानकारी तक नहीं होगी। कब से बना रहे हैं सर? ये 30 तारीख से। 30 तारीख से बनाना शुरू किए इसको? जी सर। अच्छा, इसमें अब लोकल बालू क्यों यूज कर रहे हैं? सर हम क्या करेंगे, लोकल बालू जो ही आप देंगे सर वही लगाएंगे। इसका तो भुगतान हो गया था, फिर अभी काम क्यों करवा रहे हैं आप? जो बच गया था वही कर रहे हैं। तो बच तो गया था, काम शुरू ही हुआ है, वो 2 दिन से शुरू किए हैं आप लोग। भुगतान फिर कैसे हो गया? कुछ है जानकारी आपको? आपको कौन बोला सीमेंट गिराने? मनरेगा की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक निर्माण कंपनी इन्फोकॉम की बिलिंग डेट 19 अप्रैल 2021 है और 26 अक्टूबर 2022 को भुगतान किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस काम की अब तक नींव ही नहीं पड़ी, उसका वाउचर विभाग के अधिकारियों ने विभाग के वेबसाइट पर कैसे डाल दिया। और जब अधिकारियों को ग्राउंड जीरो पर जाकर काम की जांच के बाद ही भुगतान करने का प्रावधान है, तो बिना काम और लाभुकों की जानकारी के बगैर भुगतान कैसे हो गया? ये पशु शेड वाला जो गिरा है, कब गिरा है ये? परसों गिरा है। आपके नाम पर भुगतान हो गया था बहुत पहले, पता चला आपको?
ये कब से अचानक आके गिराया है? अभी आधा जांच हो गया है, आधा जांच अभी हम लोग करेंगे। जो भी उसमें अनियमितता का आएगा, जो दोषी होंगे संबंधित पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी राशि की लूट का मामला सिर्फ देवीपुर पंचायत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के कई पंचायतों में विभिन्न कामों के लिए अधिकारियों ने ठेकेदारों और जनप्रतिनिधियों की मिली भगत से छाया इंफोकॉम को 1,39,00,000 रुपए का वारा न्यारा किया है। अब जरूरत है इस मामले की सघन जांच की, ताकि मनरेगा योजना के नाम पर इन घोटाले करने वाले अधिकारियों और एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई हो सके। अमित झा, न्यूज18 नेटवर्क, देवीपुर पंचायत, सुपौल। मधुबनी में खादी ग्राम उद्योग कभी हजारों परिवारों के रोजी रोटी का जरिया था, लेकिन पिछले करीब 3 दशक से मधुबनी खादी ग्राम उद्योग परिसर में वीरानी पसरी है। करीब 100 एकड़ में फैला मधुबनी खादी ग्राम उद्योग संघ का पूरा परिसर खंडहर में तब्दील हो चुका है। बैठे हुए बेसिन के नीचे कहाँ जा रहे हैं आप? दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली जा रहे हैं। सीट नहीं मिला आपको? नहीं मिला। गोद में जिगर के टुकड़े को सटाए ट्रेन में बेसिन के नीचे बैठकर सफर करती यह है समस्तीपुर की अनामिका। अनामिका जैसे हजारों लाखों लोग छठ में ऐसे ही जान जोखिम में डालकर बिहार आए थे, और अब छठ के बाद ट्रेनों में धक्के खाते दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जाने को मजबूर हैं। इसकी वजह है बिहार में रोजगार का अभाव। एक तो पहले से ही रोजगार की कमी थी, और जो कुछ था उसे भी सरकार की उदासीनता और समय के थपेड़े ने बर्बाद कर दिया। मधुबनी के खादी ग्राम उद्योग की खंडहर बन चुकी इन इमारतों को देखिए। छतों पर उग आई घास और दीवारों पर जमी काई इनकी कहानी खुद कह रही है। तो ये जो खादी ग्राम उद्योग का जो स्टोर भवन कहा जाता है इसे, जो उसकी ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये कभी यहाँ खादी तैयार होने के बाद स्टोर किया जाता था, और अभी भवन की जो हालत है बिल्कुल खंडहर हो चुका है। ये आज जहां वीरानी पसरी है, वहां कभी सैकड़ों कामगारों की हंसी ठिठोली गूंजती थी। एक दो नहीं बल्कि 100 एकड़ में फैला है मधुबनी खादी ग्राम उद्योग संघ का ये परिसर। यह खादी ग्राम उद्योग कभी इलाके के हजारों परिवारों के पेट पालने का जरिया था, लेकिन करीब 3 दशक से मधुबनी खादी ग्राम उद्योग के परिसर में वीरानी पसरी है। मधुबनी खादी भंडार में, खादी ग्राम उद्योग में अभी भी स्टोर में जो कुछ सामान पड़ा हुआ है, वो इसकी जो मतलब यहाँ का जो शानदार अतीत रहा है उसकी गवाही ये सारा कुछ दे रहा है। खादी ग्राम उद्योग में काम करने वाले श्री नारायण मिश्र बात करते करते पुराने दिनों की याद में खो जाते हैं। ऐसा की हो चले ई जे छै त कपड़ा जखन मान लिया जे छै से अथी तहिया के आ पूरा जे अथी केलक आ से 2 आदमी से जे छै से एना एना क जे छै जे पीटे छले, जे ओइ से बुझाई छले जे आयरन भ गेले। मधुबनी के खादी ग्राम उद्योग में बने कपड़े दूर दूर तक भेजे जाते थे। उत्पादन से लेकर वितरण तक के लिए लोगों को रोजगार मिलता था। काश कि सरकार ने मधुबनी के खादी ग्राम उद्योग को बर्बाद होने से बचा लिया होता, तो यहाँ हजारों लोगों को रोजगार मिल जाता, और जिनको रोजगार मिलता कम से कम उनको ट्रेनों में जलालत भरा सफर कर दूर देश नहीं जाना पड़ता। न्यूज18 के लिए मधुबनी से अमित रंजन की रिपोर्ट। नीतीश ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखी। सीएम ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो ज्यादा विकास होता। हम लोगों को जो मदद मिलनी चाहिए थी वो तो मिला नहीं। हम लोगों ने तो कह दिया विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तो नहीं हुआ। अगर वो मिल गया होता तो आज कितना आगे बिहार बढ़ जाता, सारा जगह बढ़ता। सभी अति पिछड़ों को मिलना चाहिए राज्यों को, लेकिन नहीं मिलता है यहाँ। तो भाई आप जितना हम लोग कर रहे हैं कोशिश कि इसको आगे बढ़ा दें।
इधर एक बार फिर से बिहार को स्पेशल स्टेटस की मांग पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल के नेता और समर्थक जहां बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं विरोधी नीतीश कुमार की मांग को बकवास बता रहे हैं। नीतीश कुमार जी की उम्र हो गई, 55 साल 52 साल की उम्र से शुरू किया था विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते 71 हो गया। कितने बार एक ही लकड़ी पे खाना चढ़ाएंगे? बंद कीजिए, तो क्राइटेरिया ही खत्म है। लेकिन उनको बोलना है और वो आदत लग जाती है एक ही बात को बार बार बोलने की, उससे कुछ होता नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बिहार की जनता का बहुत बड़ा हितैषी कहती है, माननीय मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी को उसी का वायदा याद दिला रहे हैं। ये वायदा तो भारतीय जनता पार्टी का ही था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगी। विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की सरकार मौन है। इसका मतलब है कि बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। 39 सांसद एनडीए को मिले बिहार से और विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दे पाई बीजेपी। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा वाजिब हक है बिहार का। जितनी राशि और योजना दे रहे हैं उसका बिहार खर्च नहीं कर रहा है। ऐसी सरकार जिसको बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है और वह केवल जनता को बरगलाने के लिए बिहार के लोगों को आंखों में धूल झोंकने के लिए विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर रहे हैं। पूर्वी चंपारण के सुगौली चीनी मिल में गन्ना पेराई शुरू हो गया है, जिसको लेकर गन्ना किसानों में खुशी का माहौल है। फिलहाल हर दिन 40 क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। HPCL बायोफ्यूल्स लिमिटेड की सुगौली चीनी मिल में गन्ना पेराई के सत्र के शुभारंभ के मौके पर उप विकास आयुक्त समीर सौरभ भी मौजूद रहे। वहीं HBL के CEO प्रणय कुमार ने अतिथियों और किसानों का स्वागत किया। चीनी मिल के महाप्रबंधक ने कहा कि इस बार गन्ना की फसल अच्छी हुई है, जो किसानों के लिए फायदेमंद है और पूरी कोशिश रहेगी कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान कर दिया जाए। इस वर्ष 40 लाख क्विंटल गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में गुरु नानक देव जी महाराज का 3 दिवसीय 554वां प्रकाश पर्व शुरू हो गया है। नवनिर्मित गुरुद्वारा में पाठशाला के साथ प्रकाश पर्व की शुरुआत हुई और पाठशाला के बाद से लंगर की शुरुआत हुई, जहां भारी संख्या में देसी विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी लंगर में प्रसाद को ग्रहण किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन स्थान धन धन साहिब से गुरु नानक देव जी का चरण छो प्राप्त स्थान श्री गुरु नानक देव शीतल कुंड है। आज यहाँ पर जो नवा गुरुद्वारा साहब बना है, इसका उद्घाटन भी है। परसों का जो प्रोग्राम है, परसों यहाँ पर सवेरे 9 बजे श्री अखंड पाठ साहब की समाप्ति होगी। उसके बाद सारा दिन दीवान चलेंगे, जिसमें हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी आ रहे हैं। राजगीर के कन्वेंशन हॉल में आयोजित 554वां प्रकाश पर्व के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। बता दें कि ये 2 दिवसीय कार्यक्रम कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित किया गया है। इस मौके पर कलाकारों ने बिहार गीत और बिहार गौरव गान की मनमोहक प्रस्तुति दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।
Headlines presented by पेट